Hello everyone, myself Aditya and I will discuss today on a topic that is demographic dividend. मैं एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच फॉलो करूँगा इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये टॉपिक हमने बहुत बार सुना होगा लेकिन क्लियरली हम समझ नहीं पाते हैं इसका बेनिफिट क्या है और ये कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे और समझेंगे। तो इंडियाज़ बिगेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हम यानी कि 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स के लोग। अभी इसको डिटेल में समझेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल in working age population that is WAP is now more than the rest thereby creating a demographic dividend। ये कंडीशन होता है जबकि डेमोग्राफिक डिविडेंड बनता है। मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। सपोज करिए 100 लोग हैं एक कंट्री में, उसमें से अगर 51 लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में पहुँच गए हैं तो वो कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड इंजॉय कर रही है। अभी इसको और क्लियरली समझेंगे। एक नीचे मैंने कार्टून ऐड किया है, उस कार्टून में मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या पॉलिटिशियन सोचते हैं। इंडिया हैज़ नो डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकॉज ऑफ लो स्किल लो एजुकेशन अमंग यूथ, ये कुछ सोचते हैं। और लेकिन उसमें से कुछ सोचते हैं कि एटलीस्ट हम उनके लिए एक पॉलिटिकल डिविडेंड हैं। तो हम ये समझेंगे कहाँ गवर्नमेंट फेल हो रही है या गवर्नमेंट क्या ऐड कर सकती है या क्या हमको एक्सप्लेन कर सकती है, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि कंट्री को बेनिफिट हो और इंडिविजुअल को बेनिफिट हो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से। तो इंडिया बिगेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को अगर हम जानने के लिए इससे पहले कुछ बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। एक थ्योरी होती है माल्थूजियन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी 200 साल पहले आई थी और ये थ्योरी बोलती थी कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगा जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और जो हमारा अनाज है फूड ग्रेन्स है वो ग्रो करेंगे एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो डिफरेंस क्या है इसमें? जीपी मतलब ग्रो करना 2, 4, 8, 16, 32, 64। एपी में ग्रोथ करना जो कि फूड ग्रेन ग्रो करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा एक गैप आ जाएगा दोनों के बीच में और ये गैप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या? लोग मरने लगेंगे भूख से, खाने से। लेकिन उस थ्योरी ने टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया था। टेक्नोलॉजी तो वो थ्योरी तो फेल हो गई क्योंकि आज हम सब जिंदा हैं। वो फेल क्यों हुई? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो फूड ग्रेन भी जीपी में ग्रोथ करने लगी, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो अब सरप्लस हमारे पास फूड ग्रेन है ओवरऑल वर्ल्ड को हम कैलकुलेट करें तो। इसके अलावा एक चीज़ होता है इम्पॉर्टेंट, टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रॉपिंग, ये गिर रहा है जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के पास इंडिया में पहुंच गया है जो कि 2.1 है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझना चाहें तो ये सिंपली हम बोल सकते हैं कि कितने लोग हैं। मतलब सपोज करो एक कपल है, एक मेल और फीमेल, तो वो जब डेथ हो रहे हैं तो अगर 2 चाइल्ड को वो बर्थ दे रहे हैं तो वो अपने को रिप्लेस करने के लिए कितने लोगों को बर्थ देना इम्पॉर्टेंट है, वो टोटल रिप्लेसमेंट रेट होता है वो। और इसके अलावा अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो वो अगर 3, 4 चाइल्ड है तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रो करती है। अभी इसको हम ग्राफ के वाइज समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या है इंडिया की? जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, जो मैंने पढ़ा अलग अलग सोर्सेज से, कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी ग्रो करेगी और ग्रो करके अप्रॉक्स 160 करोड़ के आसपास पहुँचेगी, अराउंड 250-255 के आसपास। उसके बाद बहुत स्पीड से डिक्लाइन होने लगेगी। और अगर जो पहले थर्ड पॉइंट में मैंने जो बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन अब स्टैग्नेंट धीरे धीरे हो रही है, लेकिन आपको लग रहा होगा नहीं पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है। रीज़न एक ही है, क्वाइट सिंपल है, कि डेथ रेट डिक्लाइन हुए हैं। मतलब लोगों की डेथ जल्दी नहीं हो रही है और वो लाइफ जो बढ़ गई है 55 से बढ़ के 65-70 तक पहुंच गई है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के बराबर आ जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो सकता है? 3, 4, 5, मतलब 2 लोग, एक कपल रिप्लेस कर रहे हैं खुद को 4 बच्चों से, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट आप कह सकते हैं। और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? ये होता है कि 2 लोगों को रिप्लेस करने के लिए 2.1 लोग रिक्वायर होते हैं रिप्लेस करने के लिए। 2.1 क्यों? क्योंकि एक कॉमन एक फॉर्मूला है, एक
ट्रेंड कह सकते हैं जो कि नेचर ने बनाया है, हर 100 वुमेन पे 105 मैन पैदा होते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन, डेथ उनकी नहीं की जाए वुमेन्स की उन कंडीशन पे, अगर नॉर्मल सिनेरियो को हम देखें तो उस कंडीशन से एक कैलकुलेशन निकल के आता है, अप्रॉक्स 2.05 लोग रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वुमेन ही प्रोड्यूस करेगी चाइल्ड को, और वही रिक्वायर्ड है रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि एक वुमेन को एक मैन और एक वुमेन दोनों को रिप्लेस करना, तो 2 लोग रिक्वायर्ड होंगे। इसमें हम एक्सीडेंटल भी काउंट कर लेंगे, अगर सपोज डेथ हो गई या कुछ और रीज़न हो गया जिससे एक वुमेन उस एज तक पहुंच नहीं पाई या मैरिज तक पहुंच नहीं पाई या ऐसा कुछ कंडीशन हुआ, उस कंडीशन में हम 2.1 का एक बफर लेते हैं जिससे रिप्लेसमेंट रेट हमारा कांस्टेंट रहे। उसके अलावा ये इंडिया के लिए अप्लाई हो रहा है कि दोनों इक्वल हो चुका है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो मैक्सिमम जगह हो गया, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि रीज़न क्वाइट सिंपल है, मोमेंटम की वजह से। इंक्रीजिंग जो मोमेंटम है वही रीज़न है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके अलावा अगर हम देखें, जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट से नीचे पहुंच गया है, मतलब जहाँ श्रिंक हो रही है पॉपुलेशन, ऐसा कंट्री है जापान, जहाँ पे मैक्सिमम लोग बूढ़े बचे हैं। तो उनके पास पैसे हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें, कोई ऑप्शंस नहीं है। फिर तीसरी कंट्री जहाँ रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब जापान के कंडीशन में समझ लीजिए आप 2.1 से नीचे रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक जो 2 लोग हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं 1.5 लोगों को, मतलब एक कपल एक बच्चे को जन्म दे रहा है या कम, या कुछ ऐसे सिनेरियोज बन गए हैं जिससे उनकी पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। जापान में भी हो रही है, रसिया में भी हो रहा है। रसिया भी 20 करोड़ से शायद इस समय 14 करोड़ पे पहुंच गया है, श्रिंक हो रही है। जापान तो अगले 30 से 35 साल में उनकी जापानीज़ की पॉपुलेशन करीब करीब ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे इंडिया के गांव हैं जहां पे जापानीज़ की ट्रेनिंग लोग ले रहे हैं और जा रहे हैं उस कंट्री में। एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें अफ्रीका, तो अफ्रीका में 2.1 के ऊपर है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है। फिर मैं आपको जो बताया था आपको कि इंडिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, इसका प्रूफ एक ही है, ये ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं पॉपुलेशन जो इंडिया की है 0 to 14 जो कि ब्लू में है, वो पिछले 40 to 43 ईयर्स के एक ट्रेंड उठाया हमने। उस ट्रेंड में देखा कि हमारी जो 0 to 14 वाली पॉपुलेशन देखिए, ब्लू लाइन वो नीचे आ रही है और ऑरेंज लाइन ग्रो कर रही है, मतलब 15 to 64 वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो वर्किंग लोग हैं बढ़ रहे हैं और इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर बढ़ी। 2017 का डेटा है, 2018 से 2055 तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो ये प्रूव करता है कि फर्टिलिटी रेट गिर रही। तो ये एक और जगह इंडिकेट करता है, जो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए, मुझे नहीं लगता इस पॉलिसी से कुछ भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मैक्सिमम स्टेट्स की पॉपुलेशन 2.1 की नीचे जा चुकी है और उसके नीचे जाने के कारण अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाती है तो कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। बस एक एज ए लॉ आ सकता है लेकिन बेनिफिट नहीं होगा। और गवर्नमेंट इसलिए करती है इसको, ये मोमेंटम को स्लो करने के लिए एक ही चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि 15 अगस्त के भाषण में भी हमको स्पीच में सुनने को मिला था कि कुछ एज ऑफ वुमेन्स मैरिज पे कुछ सोच रही है गवर्नमेंट। तो मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो बढ़ने वाली है, क्योंकि वो अगर गैप और स्पेसिंग बिटवीन 2 चाइल्ड अगर बढ़ जाए किसी भी कंट्री में तो अपने आप वो मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत बेनिफिट नहीं करी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बर्थ से नहीं बढ़ रहा है, कम डेथ से बढ़ रहा है। एक डिफरेंट चीज़ है ये। तो एक ग्राफ बगल में जो ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं पीपल आर लिविंग मच लॉन्गर नाउ एंड दैट्स वाई डिस्पाइट ऑफ कोलैप्सिंग TFR वी आर नॉट सीइंग ड्रॉपिंग टोटल पॉपुलेशन नंबर्स। तो ये बगल वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट वाइज हम देखें तो मैक्सिमम स्टेट 2.1 के नीचे आ चुके हैं। कुछ स्टेट स्पेशली मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान जहाँ पे उसके ऊपर है, और अगले 10 साल में जहाँ तक का प्रेडिक्शन है अगले 10 साल में ये भी 2.1 के इर्द गिर्द आ जाएंगे और थोड़ा वहाँ पे एजुकेशन और नॉलेज लोगों को बढ़ेगा तो ये अपने आप ये श्रिंक हो जाएगा। बहुत सी जगह तो 1.56 के पास आ गए, तो वो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट ये बैलेंस कर रहे हैं इनको।
ये स्टेट वाइज था। फिर ये अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। इससे अच्छा एक ग्राफ है इसके आगे, इसमें हम वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना में आई थी पिछले कुछ साल पहले, उन्होंने उसको रिलैक्स कर दी, लेकिन कुछ भी हो अब कोई फ़ायदा नहीं। एटलीस्ट अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो आज से 15 से 18 साल बाद जाके ही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। 14 ईयर्स तक तो उसे केयरिंग चाहिए। तो इंस्टेंट अगर पॉलिसी आप हटा रहे हैं तो इंस्टेंट तो कुछ इफेक्ट होने वाला ही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में होगा। तो वो पॉलिसी अगले 5 से 7 साल में 2031 के बाद से वो मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी उनको बैकफायर करना शुरू करेगी और उनको परेशानी देगी। तो अगला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड क्या क्या था। जापान में 1964 से 2004 तक था, ये 40 साल का था। इसमें जापान ने बहुत ग्रो किया, 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंच के बहुत ज़्यादा। किसी भी स्लो इकॉनमी को उठाने के लिए जब इकॉनमी स्लो हो जाती है, एक बेस तरीका है गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ, स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, चीज़ें अपने आप चलने लगेंगी, डेवलप होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जो चीज़ें आप बना रहे हो उसको कंज्यूम कौन करेगा। तो जापान के पास आज पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम है कंजम्पशन के लिए नहीं है, उस चीज़ को कंजम्पशन करने के लिए कोई नहीं है। वहाँ इन्फ्लेशन इतना घट जाता है कि डिफ्लेशन में पहुँच जाता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। इटली में 2002 में ख़त्म हो गया, कोरिया में 2027 तक जाएगा, स्पेन 2014 में ख़त्म हो गया, चाइना 2031 में ख़त्म होगा, मतलब कि 10 साल उसके पास करीब है। और इसको मैं लिंक करूँगा यूएस से। यूएस और चाइना के बीच में जीडीपी का डिफरेंस करीब $6 ट्रिलियन का, जो कि चाइना इजीली कवर कर सकती है। मतलब कि चाइना का जीडीपी 14 ट्रिलियन प्लस है और यूएस का जीडीपी अप्रॉक्स 20 ट्रिलियन है। तो इस गैप, तो यूएस को डर है कि कहीं ये गैप फुलफिल ना कर ले चाइना, तो एक रीज़न है जो कि ट्रेड वॉर में यूएस इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि ये जो बेस्ट पीरियड है उसका, लास्ट बेस्ट पीरियड है, उसको वो बर्बाद करना चाहते हैं। वो पीरियड वो चाइना यूज़ ना कर पाए, जो मेरा कैलकुलेशन है, इसलिए वो इन हिंड्रेंस में इनको लगा रहे हैं। इसके अलावा ब्राज़ील 2038 तक है। इंडिया के पास 2018 से 2055 तक है। हम इंडिया पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इंडिया के पास हमारा 2 साल ख़त्म हो चुका है और कोरोना और कोविड की वजह से ये ईयर भी वेस्ट होने वाला है। तो हमको अब जो हमारे पास टाइम बच रहा है उसमें भी 14-15 ईयर या अप्रॉक्स 20 ईयर ही पीक के रहेंगे, जहाँ की मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। इस टाइम में अगर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लोगों को स्किल कर दिया, मैक्सिमम लोगों को जॉब्स दे दी, मैक्सिमम मनी रोटेट होने लगे और सारे इकॉनमी के चक्के चलने लगे, तो शायद इंडिया जो हमको बताया जाता है कि 2040-50 तक विश्व गुरु बन सकता है, वो पॉसिबल है। हम प्रॉब्लम क्या है, हमको बताया जाता है कि हम अगले 15 से 20 साल में, 30 साल में बन जाएंगे, ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कभी हमको डिस्कस नहीं किया जाता हमारे साथ कि ये कैसे बनेगा इंडिया, ये किसके बेसिस पे बनेगा इंडिया। आज हम समझना चाहेंगे ये हमारे बेसिस पे ही इंडिया बन सकता है। ये एक पीक पीरियड है जिसको यूज़ करके हम खुद के लाइफ को भी अच्छा कर सकते हैं और कंट्री के भी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छा इंडिया बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट और सिटीजन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कैलिबर है और हमको कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है जिस स्किल से हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग LFPR मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो वुमेंस का पार्टिसिपेशन रेट वर्क में बहुत कम हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हम बोलते हैं कि वी आर मेकिंग देम सोशली इंडिपेंडेंट या स्ट्रॉन्गर, तो ये झूठ है, ये गलत है। अगर आप किसी को इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं बनाते हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं है, उनके हाथ में जॉब नहीं है, तो वो सोशली एम्पावर्ड नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। आप वेरी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आदमियों का भी कम है, मेंस का भी कम है, क्योंकि जब वर्किंग एज अगर हम 16 से काउंट कर रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो कि नरिशमेंट, जो कि
कंजम्पशन जो नहीं मांगती, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है, 15 to 64 जो कंट्रीब्यूट करती है। अगर वो पॉपुलेशन को हम मानते हैं तो हमको बहुत पहले से लोगों को स्किल करके और जॉब देना पड़ेगा। और इंडिया में एक नॉर्मल अगर हम देखें तो 28-30 ईयर्स लोगों को लग जा रहे जॉब पाने के लिए, या क्योंकि स्किल नहीं है, प्रॉब्लम वो भी है, एक फैक्टर है। इसके अलावा लैक ऑफ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो चाइना से कंपेयर इसको करते हैं, एमएसएमई से इसको कंपेयर करते हैं। चाइना में भी बहुत सारी एमएसएमईज हैं, लेकिन हमारे पास एम ज़्यादा, मीन्स माइक्रो ज़्यादा है। मोर देन 90% कंपनी इंडिया में माइक्रो ही रह जाती है। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारा ड्रॉबैक है। लेकिन चाइना में ये मीडियम में शिफ्ट हो जाती है, जो कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो क्वांटिटी में लोग बना सकते हैं वो, इसीलिए चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है। उसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे तो लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल ऑफ यंगस्टर जो है, एक प्रोग्राम आया था गवर्नमेंट का, स्किल इंडिया बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट मैक्सिमम लोगों को जॉब देना चाह रही थी। और जॉब नहीं, लोगों को स्किल करना चाह रही थी। लेकिन लगता था गवर्नमेंट को खुद ही अपनी स्कीम पे भरोसा नहीं था, और ये स्कीम फेल हुई, जितना मेरा कैलकुलेशन है। अगर ये स्कीम को मर्ज किया जाता बीटेक कॉलेजेस से, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से, आईटीआई कॉलेजेस से, एमबीए कॉलेजेस से, उसमें एक सब ब्रांच उनको लेना पड़ेगा, जिसमें ये स्किल इंडिया के थ्रू उनको लोगों को सिखाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जॉब है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जैसे एज ए ड्राइवर, एज ए प्लम्बर, किसी और डिपार्टमेंट में, मेटलर्जी में, अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स हैं जो कि मैक्सिमम इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंडिया दे सकता है लोगों को। तो उसके लिए लोगों के पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, और ये स्कीम फेल हुई। बहुत अच्छी स्कीम थी। इसके अलावा कोविड-19, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0। कोविड एक अलग सिनेरियो है, ये एक ईयर हमारा इसने वेस्ट किया है। लेकिन ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0, जबकि रोबोट ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे, और इस पेंडेमिक में जहाँ पे लोग वापस चले गए, माइग्रेंट लेबर्स स्पेशली जो वापस आ गए, तो उनके अल्टरनेटिव में धीरे धीरे कंपनीज हो सकता है ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीनें लाने लगे, यूज़ करने लगे। और ये एक रीज़न होगा कि जॉब लॉसेस ज़्यादा होंगे, और जॉब लॉसेस ज़्यादा होंगे तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर सपोज़ हम फेल हो जाते हैं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करने में, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ नहीं होगा, अगले 100 साल बाद ये मौका आएगा। मीन्स बहुत हम पीछे चले जाएंगे, और फिर वहाँ से रिकवर करना बहुत कठिन हो जाएगा। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कैलिबर है, लेकिन मनी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि जापान में रिवर्स है। यही एक रीज़न मैं लिंक करूँगा आपको कि जापान ने ईज़िली इंडिया को 80,000 करोड़ का 0.5% इंटरेस्ट पे अगर बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया है। तो इसका रीज़न बहुत क्लियर है कि जापान के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है, और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है, और वहाँ पे उसको धीरे धीरे ही उसको अपना रिटर्न एटलीस्ट कुछ तो इंक्रीज़ होके मिल सकता है। इसके अलावा अगर ऑटोमेशन ये सब ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर गवर्नमेंट को मनरेगा के थ्रू, जो कि इस समय मैक्सिमम लोगों को जिसने जॉब दिया मनरेगा ने, एक तरीका था, रोल्स देती नहीं ये गवर्नमेंट, तो मनरेगा के थ्रू ही मैक्सिमम लोगों को गांव में जॉब मिला। गवर्नमेंट की एक अच्छी बात है, इस स्कीम को वो अपोज करती थी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे उसने इस स्कीम को यूज़ किया, इसमें फ़ंड बढ़ा 1 लाख करोड़ तक किया। मेरा कैलकुलेशन ये बढ़ गया अप्रॉक्स 2 लाख करोड़ होगा, क्योंकि जॉब लॉसेस कोविड में बहुत हुए हैं। और इसके अलावा एक और स्कीम आ सकती है मनरेगा जैसी लिंक होके, जो कि शहरों के लिए। तो ये लिंक इस टॉपिक से इसलिए हो रहा है क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना है। और एजुकेशन पॉलिसी से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी आरबीआई और लोगों की रिपोर्ट जो है, नीति आयोग की, प्लानिंग कमीशन की, और की बहुत इकोनॉमिक सर्विस, हर जगह से आप देख सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो ये उन्होंने बताया कि ये गोल्डन पीरियड है इंडिया का, और इंडिया को इसको यूज़ करना पड़ेगा इस पीरियड को। अगर इंडिया इस पीरियड को यूज़ करता है, और इस पीरियड को यूज़ करने के लिए बेस्ट है कि अपने एजुकेशन में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ इन द सेंस जीडीपी का एक अच्छा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट करो। शायद इस समय प्रेजेंट में 6% इंडिया प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने को। और एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई वो मैं लिंक कर सकता हूँ इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से, जो मुझे लगता है। हालांकि
वो पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं ये अलग डिबेट का टॉपिक है। कुछ पोर्शन जो मुझे अच्छे लगे कि कोडिंग 6 क्लास से सिखाई जाएगी, और भी बहुत सारे जो ग्रेजुएशन में 1 ईयर 2 ईयर के हिसाब से, हर ईयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट, वो भी एक अच्छी स्कीम है। लेकिन ओवरऑल वो कितनी अच्छी है, वो कितनी एप्लीकेबल होती है, वो अलग एक डिस्कशन का टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, and we will discuss on some other topics, and I will try to answer some of the questions which were asked in from my previous video, that was helicopter money and QE, that people are asking regarding inflation. I will try to give answer through a small video. So thanks for listening. Thank you very much.